चले खबरों की शुरुआत करते हैं। मुल्क के 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने आज हलफ लिया है। आपको बता दें कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को भारत के 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर पद की शपथ दिलाई। बता दें कि 8 नवंबर जस्टिस यू ललित का मियाद पूरा हो गया है। सीनियर पोजीशन की बुनियाद पर यह पहले से ही माना जा रहा था कि डी.वाई. चंद्रचूड़ ही अगले सीजेआई होंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जस्टिस उदय उमेश ललित की जगह ली है, जिन्होंने 11 अक्टूबर को जस्टिस चंद्रचूड़ को अपने बाद सीजेआई बनाए जाने की सिफारिश की थी। सदर द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें 17 अक्टूबर को उन्हें अगला सीजेआई मुकर्रर किया था। I, Dhananjay Yashwant Chandrachud, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed as Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear and favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. तो हिंदुस्तान के नए सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बयान देते हुए कहा कि आम लोगों की सेवा करना उनकी प्राथमिकता है। सामान्य नागरिक की सेवा करना यही मेरी प्रायोरिटी है। अब आप आगे देखते रहिए, कार्य से हम सारे भारत की सारे नागरिकों के लिए कार्य करेंगे, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे रजिस्ट्री के रिफॉर्म में हो, जुडिशियल रिफॉर्म्स में हो, हर चीज में नागरिक का हम ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश के चंबी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को खिताब किया है और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। भाई और बहनों, मैं आज आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकार इतने दशकों तक रही है, लेकिन सबसे अधिक उपेक्षित देश की महिलाएं थी, बहन बेटियां थी। आपने तो 2014 से पहले के 2 दिन देखे हैं। आपने मुझे अपना बेटा समझकर आशीर्वाद दिया। मैंने भी ठान लिया कि पीढ़ियों से जो आपको समस्याएं आ रही हैं, उन्हें आप पूरे करके ही रहूंगा। इसलिए हम जन्म से लेकर उम्र के आखिरी पड़ाव तक महिलाओं की हर चुनौती को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए हमने मातृ वंदना योजना चलाई। महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजने शुरू किए। शिशु का जन्म अस्पताल में हो, इसके लिए भी अभियान चलाया। बेटी को कोख में ही ना समाप्त कर दिया जाए, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलन शुरू किए। बेटी जब बड़ी होकर स्कूल जाने लगे तो शौचालय ना होने की वजह से स्कूल न छोड़े, इसके लिए करोड़ों शौचालय बनाए। बेटी की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना के में इतना ज्यादा ब्याज दिया। बेटी बड़ी होकर कुछ अपना काम कर सके, इसके लिए बिना गारंटी मांगे लोन देने वाली मुद्रा योजना हमने शुरू की। बेटी अगर सैनिक स्कूल जाना चाहे तो उसके लिए भी हमने सैनिक स्कूल के द्वार खोल दिए। बेटी अगर सेना में अफसर बनना चाहे तो तीनों सेनाओं में हमने बेटियों के लिए रास्ते बना दिए। बेटी को रसोई में लकड़ी का धुआं ना सहना पड़े, इसके लिए उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया। बेटी को पानी के इंतजाम के में परेशान न होना पड़े, इसके लिए हमने हर घर पाइप से पानी देने की योजना को आरंभ कर दिया। बेटी को अंधेरे में ना रहना पड़े, इसके लिए हमने सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। बेटी पैसे की कमी की वजह से अपनी बीमारी छिपाए नहीं, इसलिए हमने उसे आयुष्मान कार्ड की ताकत दी। बेटी का घर की संपत्ति घर पर भी अधिकार हो, इसके लिए पीएम आवास के घरों में से उसे संयुक्त भागीदारी दी। बेटी के नाम पर मकान देने का निर्णय किया। माताओं बहनों, बेटियों के लिए ऐसे ही काम
ये डबल इंजन सरकार करती है, करती रहेगी और ज्यादा करना चाहती है। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। और इसलिए मैं देख रहा हूं हिमाचल के राजनीतिक रिवाज को बदलने की जिम्मेदारी हमारी माताओं बहनों ने उठाई है। बात अगली खबर की। भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। पीएम मोदी ने इसके लिए लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया है। अब G20 के लोगो पर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक बड़ा बयान दिया है। जयराम रमेश ने G20 के लोगो पर बने कमल के फूल की कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि G20 का लोगो अब बीजेपी का चुनाव चिन्ह बन गया है। बीजेपी अपने प्रचार का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। ऐसे में एक वैश्विक संगठन की मेजबानी के लिए जारी किए गए लोगो पर कमल की फोटो होना ये एक तरह की बेशर्मी है। जहां एक और कांग्रेस ने इसे बीजेपी का सियासी स्टंट बताया है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। इस मुद्दे पर बीजेपी के तर्जुमान गोपाल कृष्ण अग्रवाल से बातचीत की हमारे नुमाइंदे मोहित शुक्ला ने। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। G20 के लोगों पर राजनीति शुरू हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हैं। सर, एक बात बताइए कि आखिर जब लोगो रिलीज ही हो गया है तो अब इतनी हाय तौबा क्यों, राजनीति क्यों? देखिए, कांग्रेस की जिस तरह की राजनीति चल रही है वह हर चीज़ जो कि देश के स्वाभिमान के लिए महत्वपूर्ण है उसको डिनाउंस करना, उसको अंडरप्ले करना और उसके प्रति कोई ना कोई क्रिटिकल एस्पेक्ट उसको खड़ा करके देश की छवि को खराब करने का उनका उद्देश्य रहता है। तो वह उसी की प्रक्रिया में एक और यह कदम है। सर, जनता कह रही है कि जब लोगों को लेकर ही राजनीति है तो क्यों ना लोगों पे राजनीति ना करके लोगों के बीच की राजनीति की जाए। ना वो आप कर रहे हैं, ना कांग्रेस कर रहे हैं, ना आम आदमी पार्टी कर रही है। जनता का यही सवाल है कि आखिर हमारे हितों की राजनीति कौन कर रहा है। देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल को देखेंगे पिछले 8 वर्ष में, उन्होंने जनहित के बहुत सारे काम किए हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं का इनका इफ़ेक्टिव क्रियान्वयन ग्राउंड लेवल पे लाभार्थियों को जिस तरह से मिल रहा है वो पिछले 70 साल में वो नहीं हुआ। अगर आप पावर्टी एलिवेशंस की रिपोर्ट देखेंगे तो लगभग 26-27% का पावर्टी कम हुआ है। और जो जन कल्याणकारी योजनाएं उनका एप्रिसिएशन वर्ल्ड बैंक, IMF इन सब ने पोस्ट कोविड किया है। तो इस क्षेत्र में कांग्रेस या आप, इनको तो कोई बात मिल नहीं रही और किसी न किसी उस विषय को उठा के मीडिया स्पेस ऑक्यूपाई करने का उनका यह कारण रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुष्टीकरण का लेवल इनकी राजनीतिक पहल में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हिंदू धर्म के या भारतीय संस्कृति के प्रतीक चिन्हों से भी अब इन्हें दुश्मनी हो गई है। सर, मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे और आखिरी सवाल के साथ मैं 2 सवाल जोड़ के एक साथ पूछूंगा। मेरा सवाल यह है कि जयराम रमेश जी ने कहा है कि 70 साल पहले जब यह प्रपोजल आया था कि कांग्रेस के झंडे को आधिकारिक तौर पर देश का झंडा घोषित कर दिया जाए, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने इस प्रपोजल को मना कर दिया था। नंबर 1 मेरा सवाल ये है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? और दूसरा सवाल ये है कि आखिर कमल से मिलता जुलता जो लोगो है वही क्यों डिसाइड किया गया? देखिए, मैं जयराम रमेश जी से ये पूछना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के बाद तो कांग्रेस को ही ख़त्म करने की बात की थी, तो झंडे को नहीं अडॉप्ट किया, ये बातें कर रहे हैं। कांग्रेस जो ख़त्म करने की महात्मा गांधी जी का जो विचार था वह क्यों नहीं अडॉप्ट किया, मैं तो उनसे यह पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि आज की राजनीति में, आज के विश्व पटल पर जिस तरह से भारतीय संस्कृति, धर्म और का उत्थान हो रहा है, उसमें हर प्रतीक चिन्ह को, संस्कृति के, उसको इस तरह डिनाउंस करना यह उनके लिए शोभा नहीं देता। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आप साफ तौर पर गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि संस्कृति और सभ्यता के लिए जितना काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है उतना किसी ने नहीं। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गाजीपुर लैंडफिल साइट को देखने पहुंचे। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर यह इल्जाम लगाया है कि गाजीपुर वाकई कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई कम दिखाने के लिए कूड़े को फैलाकर बीजेपी ने गाजीपुर मंडी की दीवार गिरा दी।
ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये इसके कूड़े के पहाड़ खड़े हुए हैं। और जब जनता ने इस बात तय किया कि भारतीय जनता पार्टी के कूड़े को साफ करना है नगर निगम के चुनाव में, तो इन्होंने साजिश रची इसकी। इन्होंने ये साजिश की कि इस कूड़े के पहाड़ को दबाने के लिए, छिपाने के लिए इसको आसपास की खाली जगह में कूड़ा फैला दो। तो इन्होंने, आप देखो किस तरह से ऊपर से हाइट कम करने के चक्कर में 6 महीने पहले ये सारी जगह खाली पड़ी होती थी, यहाँ पे इन्होंने इस कूड़े को भर दिया, जिससे ये दिखाया जा सके कि दूर से लगे कि कूड़े के पहाड़ थोड़े नीचे आए हैं। आसपास आके तो कोई दिखता नहीं है, आसपास के इलाके में खाली जगह पे इन्होंने भर दिया इसको। और अब इसके चक्कर में दीवार गिर गई। ये तो अच्छा हुआ रात को हुआ, रात को यहाँ पे मंडी में काम नहीं हो रहा था, नहीं तो जान माल का भी बहुत नुकसान होता। मैं यहाँ के लोगों को भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़े दिन की बात और है, नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई है और केजरीवाल जी ने पूरा प्लान बना रखा है इस कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करने का। केजरीवाल जी खुद इंजीनियर हैं और वो बहुत पढ़ लिख के प्लान बनाते हैं, चीज़ों को समझ के प्लान बनाते हैं। उन्होंने पूरा प्लान बना रखा है कि इस पूरे कूड़े के पहाड़ को, और सिर्फ इसको नहीं, पूरी दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों को कैसे ख़त्म किया जाएगा, और गली गली में जो कूड़े के ढेर बन रहे हैं उनको कैसे ख़त्म किया जाएगा। और बीजेपी जो 16 नई साइट्स बनाने की साजिश लेके आई थी, उनकी जगह अब दिल्ली में कूड़े का निस्तारण कैसे किया जाएगा और कूड़ा रहित दिल्ली कैसे बनाई जाएगी, इसका पूरा प्लान। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में आइंदा विधानसभा चुनावों के लिए स्टार कैंपेनर्स की एक लिस्ट जारी की है। पार्टी के स्टार कैंपेनर्स में दिल्ली के वजीर आला और पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार में उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया और पंजाब के वजीर आला भगवंत मान समेत पार्टी के बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। आप सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी गुजरात के लिए 20 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में शामिल हैं, जहां पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। साबिक क्रिकेटर और पंजाब से राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह भी गुजरात में पार्टी के लिए स्टार कैंपेनर के तौर पर कैंपेनिंग करेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई की कोर्ट की ओर से जमानत दे दी गई है। आपको बता दें कि ईडी की ओर से 1 अगस्त को गिरफ्तार किए गए संजय राउत को 3 महीने बाद जमानत मिली है। आपको हम ये भी बता दें कि संजय राउत को 2 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है। कोर्ट ने 21 अक्टूबर को जमानत अर्जी पर दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद ये फैसला महफूज कर लिया था। हालांकि एएसजी ने फैसले पर स्टे की मांग की है। उन्होंने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए वक्त भी मांगा है। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के ऐलान के बाद अब सूबे में टिकटों को लेकर नेता गांधीनगर से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। इस चुनावी सीजन में नेताओं का एक से दूसरे दल में जाने का सिलसिला भी अब तेज होता दिख रहा है। इसी जिम्न में सूबे की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गुजरात कांग्रेस के कद्दावर नेता और पार्टी के बड़े आदिवासी चेहरे 10 बार के विधायक मोहन सिंह राठवा ने 11 बार विधानसभा चुनाव लड़ा और 10 बार जीत हासिल की है। इसमें माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से टिकट को लेकर नाराजगी के चलते उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके हिमायती दलों ने सदर जमहूरिया से रियासत के गवर्नर को हटाने की मांग की है। गवर्नर आरएन रवि पर इल्जाम लगाया गया है कि वो रियासत में फिरका वाराना नफरत भड़का रहे हैं। डीएम की ओर से सदर द्रौपदी मुर्मू को सौंपे गए मेमोरेंडम में गवर्नर को शांति के लिए खतरा बताया गया है। डीएमके और हिमायतों ने सदर से कहा है कि गवर्नर तमिलनाडु विधानसभा के जरिए पास विधायकों को मंजूरी देने में गैर जरूरी देरी करती है। उन्होंने कहा है कि गवर्नर तमिलनाडु विधानसभा के जरिए पास विधायकों को मंजूरी देने में गैर जरूरी देरी करते हैं। उन्होंने लोगों के लिए काम करने के लिए एक जमहूरी तौर पर मुंतखब सरकार के काम में रुकावट डाली है।